Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing good in your life और MD कैट प्रिपरेशन अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे होगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोवलेंट कंपाउंड्स का डिस्कशन किया था और आज उस डिस्कशन को हम लोग एक स्टेप फर्दर प्रोसीड करेंगे। हमने कोवलेंट कंपाउंड्स के हवाले से को ये तमाम बातें बता दी थी कि जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो कितनी टाइप्स की होती है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कोवलेंट कंपाउंड्स के होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। इसी तरीके से आप लोग को आज की क्लास में बताना पसंद करूँगा कि देयर इज़ अ टर्मिनोलॉजी नेम्ड पोलराइजेशन which is discussed for the determination of the covalent nature. So what is polarization? When two oppositely charged ions come close to each other, the cation tends to distort the shape of anion this distortion of the shape of anion is called polarization. सो गाइस, पोलराइजेशन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो पढ़ा जाता है कोवलेंट कंपाउंड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर that there is no presence of ions in covalent compound. It is just actually it is just the terminologies. So if any atom in the compound is going to get the positive charge is going to be considered as the cation, and the another one which is going to get a negative charge is going to be considered as the anion. So we say that जब भी दो ही ऑपोजिटली चार्ज आयन कैटाइन और एनायन एक दूसरे के करीब आते हैं तो कैटाइन का न्यूक्लियर पावर ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो वो एनायन की शेप को डिस्टॉर्ट करने की सलाहियत रखता है। दिस एबिलिटी ऑफ द डिस्टॉर्शन ऑफ द शेप ऑफ दैट एनायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को दो तरीके से पढ़ा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक होता है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर यानी कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैटाइन में एनाइन को डिस्टॉर्ट करने की, एनाइन की शेप को डिस्टॉर्ट करने की कितनी एबिलिटी। और सेकंड पढ़ने का तरीकेकार है पोलराइज एबिलिटी। पोलराइज एबिलिटी का क्या मतलब है? पोलराइज एबिलिटी कि एनाइन कितना अपनी शेप को डिस्टॉर्ट करने के लिए अलाउ करेगा। दिस इज पोलराइजेबिलिटी। So here we consider this polarization by two factors. The first one is how much power a cation have to distort the shape of anion, and the second is how much ability is present in anion to get distorted. तो जैसे कि आप लोगों के दोस्त यार होते हैं ना, तो ये अक्सर मैं मिसाल फिजिकल क्लास में देता हूँ कि भाई अक्सर का जो है दोस्त यारों का जो ग्रुप होता है उसमें कोई एक स्टूडेंट होता है जो बड़ा, एक दोस्त होता है जो बड़ा शरीफ होता है और वो ये कहता है कि भाई मुझे मेरे फला दोस्त ने बिगाड़ दिया। तो भाई हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई दूसरा दोस्त बिगाड़ रहा है, इसमें दोनों बातें देखी जाएंगी। पहली बात ये कि पोलराइजिंग पावर यानी कि बिगाड़ने वाले में कितनी सलाहियत है कि वो अगले को बिगाड़ दे।
और दूसरा ये कि पोलराइजेबिलिटी, यानी कि बिगड़ने वाले में कितनी बिगड़ने की सलाहियत है। कि कभी कभार ये होता है कि बिगाड़ने वाले में तो कोई ख़ास खातिर खा पावर नहीं होती, लेकिन बिगड़ने वाला चाहता है कि वो बिगड़े, तो उसकी शेप जो है वो खुद ही बिगाड़ लेता है, कैटाइन की पावर कम भी हो। तो इस लिहाज से हम लोग ये डिस्कस करते हैं। अब ये पोलराइजेशन क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि पोलराइजेशन इज जस्ट लाइक ऑपोजिट ऑफ द पोलैरिटी। तो हम ये कहते हैं कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवलेंट नेचर, and we can also write it down like polarization is inversely proportional to the ionic nature। तो पोलराइजेशन कोवलेंट नेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और आयनिक नेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि किसी कंपाउंड में पोलराइजेशन ज़्यादा होगी तो उसमें कोवलेंट नेचर ज़्यादा होगी और आयोनिक नेचर कम होगी। और ये पोलराइजेशन फाइंड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फाजन्स रूल। ठीक है, हम लोग यूज करते हैं Fajans rule. What is Fajans rule? Fajans rule is just a method to determine the polarization of any compound. So we discussed the polarization with the help of Fajans rule by two means. The first one is polarizing power, and the second is polarizability. तो देखिए हमने किस तरीके से पढ़ना है। हमने ये पढ़ना है कि भाई अगर पोलराइजेशन को आपने डिटरमिन करना है तो पोलराइजेशन कैटाइन के चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैटाइन का चार्ज। ग्रेटर द चार्ज ऑफ द कैटाइन ग्रेटर विल बी द पोलराइजिंग पावर। और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि भाई 2 या 3 कैटाइन के चार्ज सेम हो जाते हैं, तो फिर हम उन कैटाइन में पोलराइजेशन को डिटरमिन करने के लिए उनका साइज देखेंगे। तो जितना छोटा साइज होगा उस कैटाइन का, उसकी पोलराइजेशन उतनी ही ज़्यादा हाई होती है, यानी कि पोलराइजेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द कैटाइन। अब यहाँ पे एनाइन को देखते हुए हम लोग चार्ज बिल्कुल कंसीडर नहीं करते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनाइन का साइज देखते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि पोलराइजेशन इज directly proportional to the size. So greater the size of the anion, greater will be the ability to get distorted. तो जितना ज़्यादा उसका साइज बड़ा होता है उतनी उसमें एबिलिटी होती है कि वो अपनी शेप को डिस्टॉर्ट होने देगा। जैसे कि एमडी कैट के एक प्रीवियस पेपर का एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिखूँ, सवाल कुछ इस तरीके से था, which of the following will have least ionic nature? First option NaCl, second option MgCl2, third option AlCl3, फोर्थ ऑप्शन CCl4। ये पास्ट एमडी कैट का सवाल है, मोस्ट प्रोबेबली बैक इन 2015 और इन 2016 इट वाज इन द पेपर। तो अब आप यहाँ पे देख लें। अब देखें चारों ऑप्शन में सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले आपने देखना है कैटाइन। कैटाइन में सबसे पहले क्या देखना है, चार्ज। चार्ज से जवाब नहीं मिले अगर तो फिर क्या देखना है, साइज। अगर इससे भी जवाब ना मिले यानी कि चारों ऑप्शंस में कैटाइन सेम हो, अगर चारों ऑप्शंस में कैटाइन सेम हो तो फिर हम क्या देखते हैं, एनाइन। एनाइन में क्या देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ साइज। तो फिल वक्त आपने चारों ऑप्शंस को कंसीडर किया तो पहले ऑप्शन में कैटाइन का चार्ज +1, दूसरे ऑप्शन में +2, तीसरे ऑप्शन में +3 और चौथे ऑप्शन में +4। तो जिस ऑप्शन को आप कंसीडर करेंगे उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी चार्ज है, सेकंड प्रायोरिटी साइज है कैटाइन का। और अगर ये दोनों बातें आपको नहीं दिख रही होती तो आप एनाइन का साइज देखते हैं। फिल वक्त आपको कैटाइन के चार्ज से ही जवाब पता चल जाएगा
तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज द चार्ज ऑफ द कैटायन हेयर इज ग्रेटेस्ट। ये हमारे पास फेजन्स रूल का एक शॉर्ट डिस्कशन, जिससे आपके इंशाल्लाह एमडी कैट से रिलेटेड तमाम सवालात क्लियर होंगे। अब हम अगर अपनी फर्दर डिस्कशन की बात करें कि हमने प्राइमरी बॉन्डिंग में आपको आयनिक बॉन्ड पढ़ाया, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ाया, तो मैं साथ साथ आपको एक और प्राइमरी बॉन्ड पढ़ा देता हूँ आगे जाने से पहले, इन दैट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें पढ़ने के लिए ज़्यादा बातें मौजूद नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि देखें इसके नाम से वाज़ेह कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, बिकॉज देयर इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में ये तसव्वुर कायम किया जाता है कि भाई ये वो बॉन्ड होता है जिसमें आयनिक और कोवलेंट नेचर दोनों मौजूद होती हैं, लेकिन इसमें कोवलेंट नेचर का रेशो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें कोवलेंट नेचर का रेशो ज़्यादा होता है। तो एक बार ये बॉन्ड बन जाए और किसी कंपाउंड में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जिस्टेंस हो जाए, तो उसमें कोवलेंट नेचर इतना हाई होता है कि वी कैन नॉट इवन डिटरमिन कि आइदर इट इज़ प्योरली कोवलेंट और इट कंटेन्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड टू। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के हवाले से डेफिनेशन ये क्या बनती है कि इट इज़ defined as the one-sided sharing of electrons. It is defined as the one-sided sharing of electrons. वन-साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे और दूसरा वाला सिर्फ और सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। इसी वजह से इसका एक नाम होता है डेटिव बॉन्ड। ठीक है, इसका एक नाम होता है आपके पास डेटिव बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की बात की जाए तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ नोन एज डेटिव बॉन्ड टू। और इसकी एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो एग्जांपल में सबसे आसान एग्जांपल कंसीडर करूँ जो अक्सर बुक्स में होती है, वो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया माइन। तो भाई अमोनिया माइन कैसे बनता है? अमोनिया माइन बनता है जब अमोनिया गैस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो जैसे ही अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो भाई वाटर तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाएगा। तो इस वक्त ये जो H पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। और अमोनिया में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में पाया जाता है लोन पेयर। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन बिलोंग्स टू दी ग्रुप 5A। ग्रुप 5A का क्या मतलब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होंगे। अमोनिया के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो नाइट्रोजन का 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में हिस्सा ले लिया, तो 5 में से 3 माइनस हो गए तो कितने बचे? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बिहेव करते हैं? लोन पेयर के तौर पे ये इलेक्ट्रॉन्स बिहेव करते हैं। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को प्रोवाइड किया, और यह हाइड्रोजन इतना खुदगर्ज किस्म का शख्स है, या आप कह लें कि स्पीशी है, कि इसने वो खामोशी से इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया और रिजल्ट में नाइट्रोजन को कोई इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं किया। इसीलिए आप देखें इस बॉन्ड को वन साइडेड एरो से ही रिप्रेजेंट करते हैं और ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव का हो जाता है। तो दिस बॉन्ड इज दी coordinate covalent bond. Keep in your mind this bond is the coordinate covalent bond. second thing क्या आपने ध्यान में रखनी है कि भाई coordinate covalent bond में आप लोग characteristics of coordinate covalent compounds नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स कोवलेंट कंपाउंड्स के होते हैं ऑलमोस्ट सेम कैरेक्टरिस्टिक्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स के भी होते हैं, क्योंकि दोनों में इतनी सिमिलैरिटीज होती हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि किसी कंपाउंड में सिर्फ एक या दो बॉन्ड कभी कोऑर्डिनेट कोवलेंट हो सकते हैं।
तो ओवरऑल इसमें कोवलेंट नेचर ज़्यादा होती है। तो जो जो कोवलेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए इसको अलग से नहीं पढ़ा जाता। एक बार कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया तो उसके बाद जो डिस्कशन कोवलेंट का है वही डिस्कशन इसका है। इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन की हद तक पढ़ा जाता है। अब अगर हम अपने तमाम सिलेबस को काउंट करें, यानी कि सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, ए लेवल्स, जिनसे यूजुअली एमडी कैट कलेक्टिवली एग्जाम पेपर डिज़ाइन होता है, तो हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल्स आती हैं जिनमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो एक होता है अमोनियम आयन, दूसरा होता है हाइड्रोनियम आयन जिसको हाइड्रोक्सोनियम भी कहते हैं। इसी तरीके से एक बनता है BF3NH3, एक आपके पास आ जाता है फॉस्फो ऑक्सीक्लोराइड, और इन द सेम मैनर AlCl3, ये ए लेवल की बुक्स में लिखा होता है, और इसको Al2Cl6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो ये Al2Cl6 जैसा हो जाता है। और एक एग्जाम्पल जो सिंध बोर्ड की बुक में भी लिखी हुई है, नाइट्रोमीथेन CH3NO2, ये आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड, यानी ऐसे कंपाउंड्स हो गए, ऐसे स्पीशीज, ऐसे आयंस हो गए जिनमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे कि पास्ट ईयर में एक बार 2017 में सवाल आया था, मोस्ट प्रोबेबली या 2018 में सवाल आया था कि भाई ऑप्शंस में दिए गए 4 कंपाउंड से, और कहा गया था कि इन चारों कंपाउंड में से किस कंपाउंड में आयोनिक कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट, तीनों टाइप के बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर से सुनिएगा मेरी बात को, 2017 या 18 का ये सवाल है। सवाल में पूछा गया था कि ऑप्शंस में दिए गए कौन से कंपाउंड्स में से कौन से कंपाउंड में आयोनिक कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट तीनों बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। फिलवक्त मुझे वो पूरा सवाल याद नहीं, वरना मैं चारों ऑप्शंस लिखता। तो देखें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपने फिलवक्त नोट किया कि जो अमोनिया होता है उसमें होते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, फिर इसने एक बनाया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और ये क्या बन गया? अमोनियम आयन। अब ये जो अमोनियम आयन बना, ये कैसे बना कि NH3 ने वाटर के H पॉजिटिव को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया। अब उस ही वाटर का OH नेगेटिव भी तो बाकी होगा, तो NH4 पॉजिटिव बनने के बाद क्या होता है कि वो जो OH नेगेटिव होता है उस OH नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज होती है ड्यू टू दीज ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। तो आप देखें कि 1 2 3, ये 3 और OH के दरम्यान ये कोवलेंट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और इन दोनों के दरम्यान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो आयोनिक बॉन्ड। सो NH4OH इज द कंपाउंड which contains all the 3 types of the bond। और ये हमारे पास जिक्र है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का, जो तकरीबन इतना ही जिक्र बनता है। ये आपको अगर मालूम हो तो इंशाल्लाह आपके पास्ट पेपर से रिलेटेड सवालात आप सॉल्व कर सकते हैं, और यकीनन फिर आपके जो कमिंग ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे उनको भी सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है जी, फिर प्राइमरी बॉन्डिंग को यहाँ पे एंड करके हम आगे बढ़ते हैं, और सेकेंडरी बॉन्डिंग पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट दी थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की बात की जाए तो there are multiple theories which are used to explain the formation of a covalent bond, and those theories are VBT, meaning valence bond theory, similarly there is a theory named valence shell
इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्जन थ्योरी, जिसको VSEPRT कहते हैं, और अक्सर टीचर्स इसको वेस्पर थ्योरी के नाम से याद करवाते हैं बच्चों को। इसी तरीके से एक डिस्कशन हम लोग पढ़ते हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन, and the last is molecular orbital theory, which can be abbreviated as MOT, molecular orbital theory। एक एक करके तमाम बातें पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसका डिस्कशन सबसे मिनिमम है फॉर एमडी कैट डिस्कशन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वैसे तो बहुत सारे पोस्टुलेट्स हमें अपने थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन जब हम एमडी कैट के हवाले से बात करते हैं तो उनमें से एज सच पोस्टुलेट हमारे काम के नहीं रहते। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या कहती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है क्या कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जब भी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की सूरत में एट द टॉप ऑफ द बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे। ओवरलैपिंग के बावजूद जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ओरिजिन स्टेट लूज नहीं होती, यानी कि जब कभी वो बॉन्ड टूटेगा तो वो वापस से अलग अलग वैसे ही हो जाएंगे जैसे बॉन्ड बनाने से पहले थे। तो अब इसमें हम लोग जो काम की बात अगर कंसीडर कर लें तो भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग ये कहते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड is formed by the overlapping of half-filled atomic orbitals। half-filled atomic orbital से क्या मुराद है कि भाई ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब हाफ फील्ड से मुराद एक एक इलेक्ट्रॉन उनमें एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग के नतीजे में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे रिजल्टेंट ऑर्बिटल में। तो हम ये कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेन्स ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स। वैसे तो ये बात पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से ज़्यादा कनेक्टेड है, लेकिन हम यहाँ पे ये बात कह सकते हैं। और एक बात ये भी कह सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड जो कि बनेगा एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, वो दो टाइप्स का होता है। द फर्स्ट वन इज सिग्मा बॉन्ड, द सेकेंड वन इज पाई बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड का सिंबल, ये पाई बॉन्ड का सिंबल। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की जो फॉर्मेशन या जो एक्सप्लेनेशन है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही काउंट की जाती है, लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंसीडर की जाती है फॉर एमडी कैट प्रोग्राम। ठीक है, थ्योरी के लिए तो है इम्पॉर्टेंट, एमडी कैट के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंसीडर होता है। अगर आप बात करें सिग्मा और पाई बॉन्ड की और इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो सिग्मा बॉन्ड के हवाले से पहला पॉइंट बनता है कि इट इज़ फॉर्म
by the linear head to head or axial overlapping of orbitals. अब ये जो लफ्ज लीनियर हेड टू हेड और एक्सियल है, इनके मतलब तकरीबन सेम है। तो चाहे आप लीनियर का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, चाहे हेड टू हेड, चाहे एक्सियल का लफ्ज़, इन तीनों के मतलब सेम है। और अगर ऐसी ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग एक्सटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सिग्मा बॉन्ड इज relatively stronger than pi bonds. और क्या बात पढ़ी जा सकती है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज 1। दो एटम के दरम्यान कम से कम सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? एक, और ज़्यादा से ज़्यादा भी एक होते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि फ्री रोटेशन इज ओनली पॉसिबल इन सिग्मा बॉन्ड्स। होता क्या है कि रोटेशन जब एटम्स की होती है तो उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा है तो एटम्स की रोटेशन की वजह से बॉन्ड टूटने के चांसेस नहीं होते। लेकिन अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है तो वो बॉन्ड टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो फ्री रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होती है तो आप कहते हैं कि भाई एटम्स की जो रोटेशन है उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड्स हेल्प इन डिटर्मिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताने के लिए सिग्मा बॉन्ड काफ़ी हेल्पफुल होता है। और ये बात हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, यानी कि इसके बाद वाली थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाता है। ये तमाम बातें सिग्मा बॉन्ड के लिए। पाई बॉन्ड के लिए अगर पढ़ें तो पाई बॉन्ड के एतबार से पहला पॉइंट बनता है कि इट इज फॉर्म बाय द साइड बाय साइड पैरेलल और lateral overlapping of orbitals। यानी कि आप जो साइड बाय साइड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, पैरेलल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेटरल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इन तीनों लफ्ज़ों के मतलब सेम है। और अगर इन तीनों में से कोई भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल करके कहा जाए कि भाई ये वाली ओवरलैपिंग हुई, तो इसका मतलब है पाई बॉन्ड बना है। पाई बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत कम होता है,
ना होने के बराबर होता है, बहुत कम होता है। इस ही वजह से हम ये कहते हैं कि पाई बॉन्ड्स आर relatively weaker than सिग्मा बॉन्ड्स। और क्या कह सकते हैं हम, ये कह सकते हैं फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल जहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाता है, वहाँ पे एटम्स की फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि उस रोटेशन की वजह से उनके बॉन्ड टूटने का खदशा होता है। तो फिर हम क्या कंसीडर करते हैं कि भाई अगर ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कम है, यानी कि पाई बॉन्ड है, तो फ्री रोटेशन नहीं होगी, क्योंकि रोटेशन की वजह से जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो कम है, तो रोटेशन की वजह से वो ओवरलैपिंग ख़त्म होने का चांस बन सकता है, यानी कि बॉन्ड टूट जाएगा। हम ऐसा भी कहते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इज ज़ीरो। दो एटम्स के दरमियान ये पॉसिबिलिटी होती है कि उन दोनों के दरमियान बॉन्ड मौजूद हो, लेकिन वो बॉन्ड पाई बॉन्ड ना। सो द मिनिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज जीरो, एंड द मैक्सिमम नंबर इज टू। यानी कि दो एटम्स के दरमियान जो ज़्यादा से ज़्यादा पाई बॉन्ड बन सकते हैं वो दो। अब ज़रा फेडरल बोर्ड की किताब से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फेडरल बोर्ड में सिग्मा और पाई बॉन्ड की डेफिनेशन ही कुछ अलग है। वो ये कहता है कि भाई दो एटम्स के दरमियान जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड है, तो वो भाई वो कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा एक होता है। और पहला बॉन्ड बनने के बाद जितने भी बॉन्ड बनते हैं वो सारे पाए होते हैं, तो भाई दो आइटम्स के दरम्यान मैक्सिमम तीन बॉन्ड हो सकते हैं। तो पहले के बाद अगर देखा जाए तो दो और होंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मैक्सिमम टू हो सकते हैं। पाई बॉन्ड मैक्सिमम टू हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और आखिरी बात, पाई बॉन्ड कभी भी हमें पाई बॉन्ड डजेंट हेल्प अस टू डिटरमिन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। बट अभी ज्योमेट्री तो नहीं बताता, बट इट शॉर्टन्स द बॉन्ड लेंथ। अच्छा, ये ज़रूर हम देखते हैं कि भाई दो आइटम्स के दरमियान जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड होते जाएंगे, अब पाई बॉन्ड होने से उनकी ज्योमेट्री पे जो फर्क पड़ रहा है वो पाई बॉन्ड से हम नहीं बता सकते, लेकिन हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि हाँ भाई उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती है। इसकी एक मिसाल देता हूँ कि कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो अब ये देखें बॉन्ड लेंथ की जो वैल्यूज है, एंगस्ट्रॉम में लिख रहे हैं हम लोग इस वक्त, क्योंकि एंगस्ट्रॉम का यूनिट सबसे ज़्यादा कॉमन होता है बॉन्ड लेंथ के लिए। तो देखें जैसे जैसे पाई बॉन्ड की तादाद बढ़ती गई बॉन्ड लेंथ कम होती गई। जब एक भी पाई बॉन्ड नहीं था 1.54, जब दो पाई बॉन्ड सॉरी जब एक पाई बॉन्ड आ गया तो 1.34, जब दो पाई बॉन्ड हो गया तो 1.20। तो हो क्या रहा है, एटम्स एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, और इस करीब आने की वजह से क्या होता है, इस करीब आने की वजह से न्यूक्लियाइज के दरमियान रिपल्जन होती है। कार्बन कार्बन न्यूक्लियाइज के दरमियान रिपल्जन होती है जितने ये करीब आएंगे, और जब रिपल्जन होगी तो उनकी जो बॉन्ड में की जो स्ट्रेंथ होती है, कौन सी, रिएक्टिविटी के एतबार से, रिएक्शन में हिस्सा लेने की बात करें, तो वो
जो है इंक्रीज होती जाती है। मैं बॉन्ड एनर्जी की बात नहीं कर रहा, मैं रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि वो जितना ज़्यादा करीब होंगे तो बॉन्ड तोड़ने की वो कोशिश करेगा कि भाई बॉन्ड जल्दी से टूटे, जो पाए बॉन्ड है वो जल्दी से टूटे और वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड लेंथ को एक्वायर कर सके। सो इट टेंड्स टू पार्टिसिपेट इन दी बॉन्डिंग। लेकिन फिल वक्त मैं आप लोगों से बताऊं कि यहाँ पे होना कुछ यूं चाहिए था कि अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो भाई जितनी बॉन्ड लेंथ कम होती जा रही है उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो, कार्बन बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की उससे कम हो, और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की सबसे कम हो। यानी अल्काइंस अल्कीन्स और अल्केन्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्काइन को होना चाहिए और सबसे कम रिएक्टिव अल्केन को होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आता है एक एक्सेप्शनल केस ड्यू टू दी बॉन्ड लेंथ एंड ड्यू टू दी चार्ज डेंसिटी। हम ऐसा कहते हैं कि भाई बॉन्ड लेंथ कम होने से रिएक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन ये भी जरूर कहते हैं कि भाई बॉन्ड लेंथ अगर बहुत ज्यादा कम हो जाए तो रिएक्टिविटी बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाती है। यानी कि हम जरूर ऐसा कहते हैं कि भाई जब बॉन्ड लेंथ कम होती है ना, यानी कि जब पाई बॉन्ड बढ़ते हैं तो चार्ज डेंसिटी बढ़ती है। तो इसके मुकाबले में इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी और इसके मुकाबले में इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाती है, रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि जब चार्ज डेंसिटी अब नॉर्मली बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो रिएक्टिविटी बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। तो जो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा ताल्लुक इस चैप्टर से है। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ते हैं, अल्कीन अल्कीन अल्काइंस में। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस होते हैं इनमें एक्सेप्शनली अल्कीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर अल्काइंस और फिर अल्कीन्स। ठीक है जी। तो ये हमारे पास डिस्कशन हुआ वीबीटी का, और वीबीटी में हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड को भी इंक्लूड किया। इस वीडियो को यहाँ पे हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फर्दर थ्योरीज जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।